हेलो स्टूडेंट, मैं सुनीता यादव SK क्लासेस से। आज आपका हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, हिस्ट्री का जो फर्स्ट पार्ट है भारतीय इतिहास, उसका फर्स्ट चैप्टर करवा रही हूँ, ईंट, मनके तथा अस्थियाँ। इस चैप्टर के अंदर जो चीज़ें हैं वो अभी मैं मेन चीज़ें बता रही हूँ, उसके बाद डिटेल अगले लेक्चर में करूँगी। फर्स्ट चैप्टर है ईंट, मनके तथा अस्थियाँ, यानी हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैसे कि वर्ल्ड के अंदर और भी सिविलाइजेशन हुई है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है, सुमेरियन, माया एक्सेट्रा। बट जब इसका पता नहीं चला था हड़प्पा सभ्यता का, उससे पहले ऐसा माना जाता था कि भारत के अंदर ऐसी कोई सभ्यता नहीं थी। लेकिन फर्स्ट टाइम 1921 के अंदर इसके बारे में पता चला, और उसके बाद पूरे विश्व को पता चला कि उस समय भारत के अंदर भी इतनी एडवांस सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी। क्योंकि खुदाई के दौरान हमें जो चीज़ें मिली हैं उनसे हमें पता चलता है कि उस सभ्यता के लोग, उस समय के लोग काफ़ी एडवांस थे। इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो है 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व के बीच में। ये सभ्यता भारत के अंदर डेवलप हुई। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है और सिंधु सभ्यता भी। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो सबसे पहला खोजा गया क्षेत्र था वो हड़प्पा था, इसलिए इसका हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। दूसरा नाम इसका सिंधु सभ्यता है। सिंधु सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ज़्यादातर जो क्षेत्र हैं वो सिंधु नदी के आसपास है। इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है क्योंकि इसके अधिकतर क्षेत्र इसके आसपास मिले हैं। इसके अंदर जो मैं मेन क्षेत्र जो अभी तक मिले हैं उनका जिक्र कर रही हूँ। जो सबसे मेन कैपिटल माने जाते हैं इसके, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, काफ़ी बड़े शहर मिले हैं। इसके अलावा जो सबसे पहली जो खोज हुई थी 1921 के अंदर हड़प्पा की हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि जब भारत के अंदर रेलवे का काम चल रहा था, रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, उस दौरान लाहौर से मुल्तान तक रेलवे लाइन बिछानी थी, तो काफ़ी ईंटों की ज़रूरत थी। जैसे कि रेलवे पटरियाँ आजकल तो दूसरी चीज़ों पर लगाने लगे, लेकिन पहले ईंटें यूज़ होती थी। उसके अंदर ईंट निकालने के लिए एक जो खंडर पड़ा हुआ था उससे शुरू हुआ, और काफ़ी समय बाद भी खंडर की जो ईंटें थी वो ख़त्म नहीं हुई, तो लोगों को डाउट होने लगा कि ये तो एक मकान नहीं हो सकता। उसके बाद उन्होंने पुरातत्व विभाग को जानकारी दी और वहाँ की खुदाई आरंभ हुई। उसके बाद इतनी बड़ी सभ्यता के बारे में हमें पता चला। इसलिए इसका जो पहला खोजा गया क्षेत्र था वो था हड़प्पा। दयाराम साहनी और उनके कई सहयोगियों ने मिलकर इस क्षेत्र की खुदाई करवाई। दूसरा जो मुख्य शहर था वो था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हालांकि आजकल ये दोनों क्षेत्र पाकिस्तान के अंदर हैं, लेकिन जिस समय खोजे गए थे उस समय भारत का विभाजन नहीं हुआ था। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 के अंदर RD बनर्जी के अंदर, राखलदास बनर्जी के अंदर हुई, और उन्होंने वहाँ सभी चीज़ें खोजी जो उनके अंदर दबी हुई थी। मोहनजोदड़ो को दूसरी वे में मृतकों का टीला भी कहा जाता है, क्योंकि कहते हैं इसकी खुदाई के दौरान जो है इसकी 7 पुरतें मिली हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि ये शहर 7 बार बसा और 7 बार उजड़ा है। इन दोनों क्षेत्रों की खुदाई में सर जॉन मार्शल का अहम स्थान है, क्योंकि वो उस टाइम भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे। इसके अलावा ये दो मुख्य केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, उनके अलावा भी बहुत से क्षेत्र मिले हैं जो कुछ भारत के अंदर है और कुछ पाकिस्तान के अंदर। इसमें नागेश्वर, बालाकोट, चहुंड्रो, कोटदीजी, सोतगुई, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, बनावली, राखीगढ़ी, खेतड़ी और उसके अलावा भी कई क्षेत्र हैं जो हरियाणा में मिले हैं बाद में। इन सभी क्षेत्रों से हमें हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिलती है। खुदाई के दौरान हर क्षेत्र से काफ़ी कुछ चीज़ें मिली हैं जिनके बारे में हम इसकी उस समय के लोगों के बारे में काफ़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस सभ्यता का मुख्यतः जो क्षेत्रफल है वो अफगानिस्तान से लेकर बलूचिस्तान, पाकिस्तान, जम्मू व भारत साउथ में जो है नर्मदा नदी के क्षेत्र तक फैला हुआ है।
इस सभ्यता की जो नगर योजना थी वो सबसे अहम मानी जाती है, क्योंकि उस समय इतने एडवांस नगरों का मिलना एक तरह से अचंभित कर देने वाली बातें हैं। क्योंकि आज भी हम देखते हैं भारत के अंदर बहुत से शहर ऐसे हैं जो योजना के आधार पर नहीं बसे हुए, लेकिन उस समय करीब 3000 साल पहले लोगों ने इतने सुसज्जित जो सड़कों का बनाना था या इमारतों का बनाना था या नालियों का बनाना था, इन सब की एक अलग तरह की छाप मिली है जो आज हम इतनी वैज्ञानिक तरक्की करते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इसकी नगर योजना और जो नालियों की व्यवस्था है वो सबसे अहम मानी जाती है। नगर योजना के अंदर नगर जो है 2 तरह से बसाए जाते थे, एक था दुर्ग और दूसरा निचला हिस्सा। दुर्ग जो था वो ज़्यादातर मुख्य इमारतों के लिए होता था, ऊंचाई पर बसा हुआ होता था। उसके अंदर किले, माल गोदाम या बड़ी इमारतें होती थी जो सार्वजनिक पर्पज़ के लिए बनाई जाती थी। जो निचला हिस्सा होता था शहर का, उसके अंदर आम लोग रहते थे, जो रिहायशी एरिया माना जाता था वो निचला हिस्सा था। इस तरह से खुदाई के दौरान हमें शहर के 2 हिस्से मिले हैं। इसके अलावा वहाँ की सड़कें थी और नालियाँ दोनों ही ग्रिड पत्ती पे बनी हुई थी। सड़कें पक्की मिली है, नालियाँ भी जितनी भी मिली है सब पक्की और ऊपर से ढकी हुई। छोटी नालियों को बड़ी नालियों से मिलाया गया था और जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अधिकतर सड़कें भी जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती थी ताकि सफाई के बारे में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए जो नालियों की सफाई थी वो भी बड़ी आसानी से हो जाती थी, क्योंकि जो नालियाँ ऊपर से ढकी हुई थी उन पत्थरों को हटाया जा सकता था। इसके अलावा आगे मैं जिक्र कर रही हूँ हड़प्पा सभ्यता की लिपि की। लिपि अभी भी रहस्य में बनी हुई है, क्योंकि हम अभी तक इसको पढ़ नहीं पाए हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रात्मक मानी जाती है, क्योंकि जो भी हमें कुछ लिखा हुआ मिला उसके साथ चित्र जरूर हर जगह बने हुए मिले हैं। जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, जैसे कि उर्दू लिखी जाती है राइट टू लेफ्ट, और इसमें ऐसा मानना है कि चिन्हों की जो संख्या थी वो 375 से 400 तक मानी गई है। शायद अगर हमें पढ़ने में कामयाबी मिल जाए तो हमें इससे भी ज़्यादा इसके बारे में जानकारी मिल सकती है। इसके अलावा जो हम इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं वो कहाँ से करते हैं? जानकारी के लिए ज़्यादातर साधन या साक्ष्य हमें खुदाई के दौरान मिले हैं। उनमें इमारतें हैं, उस टाइम का जो स्ट्रक्चर था शहरों का वो कैसा बना हुआ था। मर्दभांड जो मिट्टी के बर्तन होते थे वो आम लोग कैसे यूज़ करते थे या किस काम आते थे। उस समय के औजार, आभूषण कि आम लोग कैसे आभूषण पहनते थे। मूर्तियाँ, वो किन किन देवताओं की पूजा करते थे। ईंटें उस टाइम वो पक्की यूज़ करते थे या कच्ची यूज़ करते थे। अनाज के दाने और जानवरों की हड्डियाँ, इनसे हम, हालांकि ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हालत में खुदाई के दौरान नहीं मिलती, लेकिन फिर भी उनसे हम उस समय की हर चीज़ का पता लगा लेते हैं। जैसे कि इमारतें, उस समय के शहरों का जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था। मृदभांड, वहाँ के लोग जो रहन सहन था, खान पान था वो कैसा था। इसके अलावा औजार, वो किन किन चीज़ों में किन किन औजारों का उपयोग करते थे। आभूषण, आभूषण के अंदर जो आम लोग थे वो किन आभूषणों का प्रयोग करते थे। उस समय की जो मूर्तियाँ मिली हैं उसके आधार पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किन किन देवताओं की पूजा करते थे। ईंटें हमें उस समय की पक्की भी मिली है और अनाज के दाने मिले हैं, उससे हम पता लगा सकते हैं कि वो कृषि का जो उनका तरीका था वो कैसा था। जानवरों की हड्डियों से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय जानवर कौन कौन से होते थे या ज़्यादातर शिकार के दौरान या वैसे कैसे जानवरों की हड्डियाँ मिली है। इसके अलावा उस समय की जो बाँट थी, जो तोलने का, आज हम देखते हैं कि लोहे के बाँट मिलते हैं हमें ज़्यादातर, लेकिन उस समय माप तोल के लिए वो ज़्यादातर चट पत्थर के बने होते थे बाँट, और चौकोर नहीं होते थे बल्कि आयताकार आकार में होते थे। ज़्यादातर जो छोटे बाँट होते थे वो चट पत्थर के ही बने होते थे। उस समय लोहे के बाँट नहीं थे, क्योंकि लोहे का आविष्कार उस समय नहीं हुआ था, लोहे के बारे में इंसान नहीं जानता था। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो समाधान। समाधान यानी मरने के बाद वो लोग जो अस्थियां होती थी उनको कैसे दफनाते थे। उनके अलग अलग तरह के अवशेष मिले हमें, कई जगह से हमें दफनाने के अवशेष मिले हैं,
कई जगह उनको जलाने के अवशेष मिले हैं और एक दो जगह ऐसे भी अवशेष मिले हैं कि हमें जंगलों के अंदर खुले डाले गए हों। इस तरह से किसी एक उसमें नहीं था उनका, तीनों तरह से ही दफनाने की उनकी समाधान की व्यवस्था थी। इसके अलावा मुहरे या मुद्रण, जो मुद्रण प्रणाली थी, यानी आज जो हम बोलते हैं स्टैंप, इससे हमें पता चलता है कि उस समय भी स्टैंप यूज की जाती थी। जब कोई सामान लंबी दूरी पर भेजना होता था तो उसकी सुरक्षित व्यवस्था रखने के लिए उसको बंद करके उस पर स्टैंप लगाई जाती थी, यानी सील बंद करके उस पर स्टैंप लगा देते थे ताकि उन्हें ये पता रहे कि इस सामान से छेड़छाड़ नहीं की गई है। इसके अलावा इसकी मेन चीज़ें मैंने बताई है। डिटेल आपको जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसके अंदर करवाऊंगी। इसके अंदर हम ये सोचते हैं आखिर में इतनी बड़ी सभ्यता थी, इतने बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी, इतनी विकसित थी, फिर ये सभ्यता एकदम विनाश कैसे हुआ इसका? इसके पीछे विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कोई इसके बाढ़ आने का कारण बताता है, कोई भूकंप, कोई आर्यों का आक्रमण। इसलिए इसके बारे में विद्वानों के अलग मत हैं। इन सब का मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।